Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is DBT JRF 2022 previous year questions. और आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी क्वेश्चन DBT JRF 2022 में आए हैं, यानी बैट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको डिस्कस करूँगी. सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए. और ये वीडियो मुझे किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ. अगर आप लोग भी चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना, सो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहला क्वेश्चन है और ये पूछा गया है द रेड कलर ऑफ अ बीट रूट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमारे पास है. ठीक है, तो जो बीट रूट होता है, ठीक है, उसका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एक कंपाउंड की वजह से जिसका नाम क्या है? बीटा एलानिन. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बीटा एलानिन. ठीक है, बीटा एलानिन क्या होता है यहाँ पर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में. जो रेड बीट रूट है जिसको हम बीटा वल्गैरिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. ये जो है रेड कलर एंड येलो पिगमेंट का गुड सोर्स होता है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीटा एलानिन. ठीक है, इस पिगमेंट की वजह से जो है उसका रेड कलर शो होता है. जो बीटा एलानिन होता है उसमें 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं. सबसे पहला होता है बीटा साइनिन जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा हमारा होता है बीटा ज़ैंथीन जो कि येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो मेजरली अगर हम बोलेंगे कि बीटा एलानिन्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो वो होता है बीटा साइनिन. ये 75 से 90% तक प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो हो सकता है इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीटा एलानिन में कौन सा पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो आप लोग आंसर दे सकते हो बीटा साइनिन. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, आप लोग देख सकते हो. हमारा राइट आंसर हो गया आंसर 1. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट द फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी कार्बन मेटाबॉलिज्म वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स मिथाइल इराइथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे, यानी मैप पाथवे, MEP पाथवे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ सेकेंडरी कार्बन कंपाउंड्स डू यू थिंक एक्यूमुलेट मोर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसको एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछा गया है. हमें जनरली बताना है कि जो मैप पाथवे है ये किसका सिंथेसिस कराता है. ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से है. प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पार्ट, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो मैप पाथवे हमारे किसके बायोसिंथेसिस के लिए होता है? तो वो टारपिन्स के बायोसिंथेसिस के लिए होता है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर 4, टारपिन्स. ठीक है, टारपिन्स में क्या होता है? मैप पाथवे चलता है और एक और MVA पाथवे भी चलता है. ठीक है, ये 2 पाथवे चलते हैं. मैंने यहाँ पे पाथवे भी ला रखी हूँ. ये देखो कुछ इस तरीके से एक MVA पाथवे चलता है और एक मैप पाथवे चलता है. ठीक है, ये जो बनाते हैं ये क्या बनाते हैं? मोनोटारपिन्स यानी आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट्स वगैरह ये बनाते हैं, IPP. ठीक है, इनका फाइनल प्रोडक्ट होता है और इससे जो है डिफरेंट टाइप के टारपिन्स बनते हैं, जैसे मोनोटारपिन्स, सेस्क्यूटारपिन्स. ठीक है, अगर आप लोगों ने टारपिन्स टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा. ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ तो मैं वो भी लेकर आ सकती हूँ. ठीक है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. नेक्स्ट चलते हैं. हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आंसर 4, टारपिन्स. ठीक है, टारपिन्स में जो है बायोसिंथेसिस किसका होता है? MEP पाथवे में किसका बायोसिंथेसिस होता है? टारपिन्स. तो कौन एक्यूमुलेट होगा? टारपिन्स ही एक्यूमुलेट होगा. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है क्रिप्टोक्रोम्स कंट्रोल फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू. ठीक है, क्रिप्टोक्रोम्स जो कंट्रोल करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस वो किसके रिस्पॉन्स में करता है? तो क्रिप्टोक्रोम हमारा जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है पिगमेंट, ये कौन सी लाइट के लिए पहले तो रिस्पॉन्सिबल होता है? ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए. तो ये कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है? तो ये ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है. ठीक है, तो ब्लू लाइट या UVA लाइट, ये दोनों लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर आप लोगों को इतना ही पता है तो आप लोग आंसर तक पहुँच सकते हो. फोटोमॉर्फोजेनेसिस भी वो उसी से कंट्रोल करेगा. ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू लाइट एंड UVA लाइट. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर 4. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अगर आप लोगों ने ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस वाला पार्ट पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी का तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है
स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब सबसे पहले आपको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस पता होना चाहिए, ये होता क्या है, ठीक है। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, जनरली जब हम दो प्लांट लेते हैं, एक सीड हमने क्या करा जो कि प्रॉपर, जिसको लाइट वगैरह, फूड न्यूट्रिशन वगैरह हमने दिया, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट लिया जिसको कि हमने लाइट नहीं दिया, बाकी हमने उसे न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर वगैरह एकदम प्रॉपर दिया, ठीक है। सो जो डार्क में ग्रो होता है उसकी हालत कुछ इस तरीके की होती है, जैसे देख रहे हो ये डार्क वाला प्लांट है, ठीक है, और जो ये प्लांट लाइट में ग्रो हो रहा है वो इस तरीके का है, ठीक है। सो जो प्लांट डार्क में ग्रो होगा उसका जो हाइपोकोटाइल होगा, ये हाइपोकोटाइल जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में सीड ग्रो हो रहा होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास भी। तो ये हाइपोकोटाइल जो स्ट्रक्चर होता है वो जो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस मतलब वो डार्क में ग्रो हो रहा है प्लांट, तो उसमें जो है हाइपोकोटाइल हमारा इलोंगेट हो जाता है। जैसे वही सेम प्लांट जो है ये देखो लाइट में ग्रो हो रहा है और इसका हाइपोकोटाइल देखो कितना छोटा हाइपोकोटाइल है, ठीक है, यानी ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। साथ ही साथ देखो लाइट वाले प्लांट के जो कॉटलेडॉन्स है, ये दोनों जो कॉटलेडॉन्स है ये कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन इसके कॉटलेडॉन देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो जो प्लांट डार्क में ग्रो होगा उसका कॉटलेडॉन छोटा होगा और जो प्लांट लाइट में ग्रो होगा उसका कॉटलेडॉन बड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा हाइपोकोटाइल, जो डार्क में ग्रो होगा प्लांट उसका हाइपोकोटाइल जो है काफी इलोंगेटेड हो जाता है और जो लाइट में ग्रो होता है उसका जो है शॉर्ट रहता है, यानी नॉर्मल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिकल हुक। यहाँ पर एपिकल हुक भी होता है, यहाँ पे एपिकल हुक का फॉर्मेशन होता है जो प्लांट डार्क में ग्रो होता है, लेकिन लाइट वाले प्लांट में कोई एपिकल हुक का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये था स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस वाली कंडीशन कब आती है, जब हम किसी सीड को जो है डार्क में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं, तब वो सीड कुछ इस तरीके से ग्रो हुआ हमें दिखता है, ठीक है। और अगर हम उसी सीड को लाइट में ग्रो कराएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि क्या है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस और क्या है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हो। सो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन etiolated appearance of seedling with a fast growing hypocotyl इसका fast growing होता है, और epicotyl presence of an apical hook, यहाँ पे apical hook भी present होता है, and a small closed cotyledon और primary leaves, ठीक है। जो cotyledons होते हैं यानी जो primary leaves होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 1 है स्मॉल एंड क्लोज्ड कॉटलीडॉन्स एंड इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फुली ओपन कॉटलीडॉन, नहीं फुली ओपन कॉटलीडॉन्स नहीं होगा, वो किसके केस में होगा, लाइट वाले केस में होगा। नेक्स्ट है रोबस्ट फॉलीज एंड रूट ग्रोथ, ये ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा। नेक्स्ट है अर्ली फ्लावरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम शॉर्ट डे कंडीशन, ऐसा भी कोई कंडीशन जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना है इसको, इससे क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट जीन प्रोडक्ट, ठीक है। नॉट जीन से आप लोगों ने सुना होगा, नॉट जीन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। सो नॉट जीन क्या होता है मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू बताती हूँ। नॉट जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरली नॉट जीन प्रोडक्ट बनते क्यों हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो प्लांट होता है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखा आपको प्लांट का, यानी जो भी नोडुलेटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारी काफ़ी सारी पल्सेस वगैरह होती हैं जिनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, सोयाबीन हो गया, ठीक है, इस तरीके की। तो इनमें क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो जो इनकी रूट्स होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा प्लांट लिया है, जो रूट्स होती है प्लांट की, तो ये क्या सिक्रीट करती है, फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट करती है। एक कंपाउंड होता है फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, ये प्लांट क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सो फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट करते हैं, देन क्या होता है, जो ये फ्लेवोनॉइड्स है, तो जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे सिर्फ जो बैक्टीरिया जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस फ्लेवोनॉइड्स को सेंस करते हैं, किसके थ्रू, नोड जीन्स के थ्रू। नोड जीन का प्रोडक्ट बनता है और वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है फ्लेवोनॉइड्स के लिए। तो अगर जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा, माना यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, नोड जीन प्रेजेंट होगा। नोड जीन हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, फ्लेवोनॉइड्स को रिसीव करेंगे अपने जो है सरफेस पे, जो है ये अपने सरफेस पे किसको रिसीव करेंगे, ये नॉट जीन फ्लेवोनॉइड्स को रिसीव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्लेवोनॉइड्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो नॉट जीन प्रोडक्ट क्या होता है, फंक्शन एज रिसेप्टर फॉर सर्टेन फ्लेवोनॉइड्स, तो फ्लेवोनॉइड्स को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो इससे जो है बैक्टीरिया जो है प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये प्लांट के पास जाके उसके बाद वहाँ पे जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। सो हमारा
राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन एज रिसेप्टर ऑफ सर्टेन फ्लेवोनॉइड्स, बिल्कुल सही बात है, रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है लैक द एबिलिटी टू एक्टिवेट एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉट जीन्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कॉजेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ होम्योबॉक्स जीन, होम्योबॉक्स जीन का ये एक्टिवेशन नहीं करता, नॉट डी जीन जो है होम्योबॉक्स जीन का एक्टिवेशन करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, नहीं फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रोसेस में जो है ये वर्क करता है, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन कैन कॉज टू जनरेट मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट, ठीक है, मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट कौन सा जीन जो है वो जनरेट करता है। कौन सा जीन करता है, बार्नेज नाम का एक जीन होता है जो कि क्या करता है, मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट करता है, जनरेट करता है। ये ऐसा कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम भी है काइमेरिक राइबोन्यूक्लियस जीन, ठीक है, इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, हो सकता है डीबीटी के नेक्स्ट एग्जाम में, जो ये आने वाला एग्जाम है, आपको पूछ लिया जाए कि काइमेरिक राइबोन्यूक्लियस जीन, राइबोन्यूक्लियस जीन ऐसा करके जो है ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है राइबोन्यूक्लियस जीन, ठीक है, तो सबका नाम क्या है, बार्नेज ही है, ठीक है, बार्नेज के अलग अलग नाम है, काइमेरिक राइबोन्यूक्लियस जीन और राइबोन्यूक्लियस जीन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये मेल स्टेरिलिटी के लिए होता है, ठीक है, क्रॉप्स में, प्लांट्स में, ठीक है। जब ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है, ये किस में होता है, एंथर में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये क्या डिस्ट्रॉय करता है, टैप्टेल सेल लेयर, टैप्टेल सेल लेयर जो है वो जो पॉलन के सराउंड, पॉलन सैक जब बनता है हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो पॉलन सैक के अराउंड जो टैप्टेल सेल लेयर होती है, इसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, जिससे कि पॉलन ग्रेन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है, और जिससे मेल जो फ्लावर होता है वो क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। अगर पॉलन ग्रेन ही नहीं फॉर्म होगी तो हमारा मेल तो स्टेराइल हो गया, फिर वो क्या देगा फीमेल प्लांट को, है ना। फीमेल प्लांट में जब पॉलन ग्रेन तो जाता है तब हमारा फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट बनते हैं, सीड्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, ठीक है। हमारा जो कौन सा एंजाइम है, बार्नेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, हो सकता है ये वापस से क्वेश्चन पूछा जाए और ये नाम चेंज करके आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 बार्नेज, ठीक है, बार्नेज एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए किस में नहीं प्रेजेंट होगा, पोटैटो, स्क्वैश, स्वीट पोटैटो, स्पेनिश, ठीक है। तो स्क्वैश और स्पिनैक में तो सबको पता है कि बहुत सारा विटामिन ए होता है, ठीक है, सब लोग भर भर के खाते हैं। अब पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर होगा जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है विटामिन ए, वो होता है पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है विटामिन ए, ठीक है, लेकिन पोटैटोज में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा पोटैटो, ठीक है। पोटैटो में जो है विटामिन ए बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो गया पोटैटो, आंसर 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और भी ऐसे टॉपिक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, या कुछ भी आप लोगों को जानना हो, मोटिवेशनल वीडियो सुननी हो, जो भी आप लोग चाहते हो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वैसी टाइप की वीडियोस लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।